प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछले कक्षा में मुगल काल है उसका अध्ययन किया और उसी क्रम में आज हम जो मुगलकालीन प्रशासन है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप जानते हो कि कोई भी साम्राज्य होता है तो उसमें शासन व्यवस्था के लिए कोई न कोई या किसी न किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी होती है। जबकि मुगल, जिनके साम्राज्य के अधीन लगभग संपूर्ण भारत, थोड़ा सा दक्षिण भारत का हिस्सा छोड़ दीजिए जिसमें तमिलनाडु और केरल वाला हिस्सा आता है, वो बाकी जो पूरा भारत है और अधिकांश पाकिस्तान है, इतने बड़े साम्राज्य पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और उसको नियंत्रित भी किया, प्रशासित भी किया। तो उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, उसी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था है, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं सम्राट को। हमेशा याद रखना है कि सम्राट होता है वो ही सर्वोच्च अधिकारी होता है प्रत्येक मामले में। सर्वोच्च सेनापति भी वही है, सर्वोच्च न्यायाधीश भी वही है और सर्वोच्च, ये एक तरीके से निरंकुश शासक होते थे। मान लीजिए वो सलाह जरूर ले सकते थे विभिन्न विभागों के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे, लेकिन करते अपनी इच्छा से ही थे। जो भी निर्णय लेने अपने स्वयं लेने हैं उनको, हाँ, सलाह भी मान सकते थे वो। सम्राट ये था। और सम्राट के बाद में दूसरा पद आता था वजीर, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से भी जान सकते हैं। सम्राट के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी, सम्राट की अनुपस्थिति में यही राज्य का शासन संभालता था। अकबर ने क्या किया, इसी वजीर की शक्तियों का विभाजन कर दिया। वित्त विभाग भी इसी के अधीन होता था, तो उसने क्या किया, अकबर ने इससे वित्त विभाग लेकर के एक दीवान नाम का नया पद सृजित किया और उसको वित्त से संबंधित सारी शक्तियां दे दी। इसके अलावा शेष जो प्रशासनिक शक्तियां थी वो वजीर के पास में रहती हैं। तीसरा जो अधिकारी था वो था मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेना का संगठन इसी के जिम्मे था। सेना की खाद्य सामग्री की पूर्ति करना, सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया नोट करना, घोड़ों को दागना, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, उनके लिए हथियार उपलब्ध करवाना, तो ये सारी जिम्मेदारी मीर बख्शी की ही होती थी, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। नेक्स्ट है खान ए सामा। ये होता था, जो राज परिवार होता था उसका जो घरेलू विभाग होता था, राजा का शाही महल। शाही महल की सारी जिम्मेदारी खान ए सामा के अधीन होती थी, यानी कि उसके वस्त्रों से लेकर के खाने पीने की सामग्री से लेकर के और भी जो महल, रानियों की, राजाओं की, राज परिवार की जो भी आवश्यकताएं होती, घरेलू दैनिक जीवन उपयोग से संबंधित, उनकी पूर्ति ये करता। इसी क्रम में नेक्स्ट है प्रधान काजी का। प्रधान काजी का कार्य था न्याय प्रदान करना, और जब कोई इनके न्याय से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो सम्राट के सामने अपनी फरियाद ले जा सकता है। नेक्स्ट था सद्र उस सुदूर। ये जो अधिकारी था धर्म विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसे सद्र उस सुदूर के नाम से जाना जाता। धार्मिक मामले सारे इसी के अधीन होते थे। इसी तरह से मुहत्सिब होता। इस मुहत्सिब का कार्य ये होता था कि ये ध्यान रखेगा कि प्रजा का जो नैतिक नैतिक चरित्र है वो कम तो नहीं हो रहा है, उनका चरित्र हमेशा उज्जवल रहे, लोग शरीयत के अनुसार, शरीयत के नियमों का पालन करें, उसका ध्यान रखना इसका मुहत्सिब का कर्तव्य होता था। तो ये थे मुख्यतः 6-7 बड़े अधिकारी जो साम्राज्य की शासन व्यवस्था संभालते। इसी के क्रम में हम आगे जानते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था।
प्रांतीय शासन व्यवस्था है, इसमें हम जानते हैं कि जैसे कि अकबर है, अकबर के समय जो मुगल साम्राज्य था वो 12 सूबों में बटा हुआ था, यानी कि 12 राज्यों में बटा हुआ था। फिर अकबर के बाद में जो शाहजहां हुआ, जहांगीर, जहांगीर के समय भी मुगल साम्राज्य है। अकबर के समय खैर अंतिम समय में जाकर के वो 15 सूबे हो जाते हैं, प्रारंभ में 12 और बाद में 15 सूबे हो गए। जब 3 राज्यों को दक्षिण भारत में अहमदनगर, असीरगढ़, खानदेश को जीत लिया गया तो 15 संख्या हो गई। जहांगीर के समय भी उनकी संख्या 15 बनी रही। शाहजहां के समय मुगल सूबों की संख्या वो 18 हो गई। हालांकि विजय नहीं की गई, बड़े सूबों को ही छोटा बना दिया गया और एक सूबे के 2 सूबे बना दिए जाते हैं। औरंगजेब के समय मुगल सूबों की संख्या 21 तक पहुंच गई, जो सबसे अधिक सर्वाधिक थी। और इसमें जो सूबे होते थे प्रांतीय शासन व्यवस्था में, साम्राज्य है उसका विभाजन सूबों में होता, और सूबे के जो अधिकारी होते थे वो सूबेदार कहलाते, प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। और उनकी मदद के लिए प्रांत में प्रांतीय दीवान होता था, जो कि राजस्व से संबंधित सारे मामले देखता था। इसी के अतिरिक्त शद्र उस सुदूर भी होता है यहाँ पे, या जिसे प्रांतीय सुदूर कहा जाता है, प्रांत से संबंधित मामले देखता धर्म के। इसी तरह से प्रांत वो काजी होता, काजी भी धर्म से संबंधित वो न्याय के कार्य करता था, यहाँ पे न्याय के मामले देखता था काजी। तो ये था प्रांतीय शासन व्यवस्था का ढांचा, कि प्रांत जिसे सूबा कहा जाता था, सूबों में बटा होता था, और इसी में ही जो विभिन्न सूबे थे उनमें मुख्य अधिकारी सूबेदार, फिर उनका सहायक प्रांतीय दीवान, प्रांतीय सुदूर और काजी। हालांकि सूबेदार स्वतंत्र शासक होता अपने क्षेत्र का, वो अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता। ये प्रांतीय दीवान की और प्रांतीय सुदूर, इसकी नियुक्ति प्रांतीय जो केंद्रीय होते थे, सुदूर और केंद्रीय जो दीवान होता था वो उनके द्वारा की जाती थी, और ये मुख्य रूप से केंद्रीय दीवान के प्रति ही जवाबदेह होते थे। नेक्स्ट है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन व्यवस्था, और स्थानीय शासन व्यवस्था में सबसे पहले हमें जानते हैं सरकार के बारे में, यानी कि जो जिले होते थे उसी के समानांतर उस समय सरकार होती थी, और सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो फौजदार होता। फौजदार ही अपने जिले में, अपने सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था यहाँ पे। और इसकी सहायता के लिए अम्लगुजार और वित्तीय किच्ची, अम्लगुजार और वित्तीय किसी नामक 2 अधिकारी होते थे। अम्लगुजार का कार्य राजस्व वसूल करना, वित्तीय किसी का कार्य सारा लिखित रिकॉर्ड रखना। और इसके बाद में सरकार के बाद में स्थानीय शासन में आता था परगना। परगना जो होता था वो पंचायत समिति के समान हम मान सकते हैं, और उसमें जो अधिकारी होता था सिकदार, आमील। सिकदार शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता। आमील है वो वित्त से संबंधित अधिकारी होता था, राजस्व वसूल करने का कार्य उसका होता था। इसके अलावा कानूनगो होता था, जो सारा लिखित रिकॉर्ड रखता था। एक कानूनगो के अलावा यहाँ पे पोतदार होता, जो खजांची होता था, कोषाध्यक्ष जिसे कह सकते हैं, ये होता था। अब हम लास्ट में चलते हैं नगर। बड़े जो नगर होते थे उसका जो अधिकारी होता था वो था
कोतवाल, कोतवाल ही सारी जिम्मेदारी संभालता। और सबसे अंतिम है जो प्रशासनिक इकाई गांव, और गांव में जो अधिकारी होते थे वो थे चौधरी, खूत, मुकद्दम, ये होते थे। गांव में जो शासन व्यवस्था होती, शांति व्यवस्था होती, वो बनाए रखने का कार्य पटवारी होता था एक, जो सारा लिखित रिकॉर्ड रखता। अब हम जानते हैं कि मुगल सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। मुगल सैनिक संगठन, सैन्य व्यवस्था में हमें जानेंगे कि यहाँ पे जो सैनिक थे वो 4 भागों में बटे हुए थे, जिससे घुड़सवार, ये इसके पहले पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना, मुख्य तो ये 2 ही होते थे, हाथी सेना। और जो यहाँ की सैन्य व्यवस्था थी वो मंगोल सैन्य पद्धति पर आधारित थी। जो क्रम होता था इसमें, 10 घुड़सवारों का प्रधान, सिपह सालार, फिर 100 घुड़सवारों का प्रधान, फिर इसके बाद में 1000 घुड़सवारों का प्रधान, फिर 10,000, फिर 1,00,000 घुड़सवारों का प्रधान। एक क्रम स्टेप बाय स्टेप होता था यहाँ पे। इसी के साथ ही मुगल सेना थी, उसमें नौसेना भी होती, और नौसेना के साथ साथ जिसे हम कह सकते हैं कि तोपखाना भी होता था। ये था। और मुगल घुड़सवार सेना तो अपनी तेज गति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी, और इसी सेना के बल पर ही मुगलों ने सबसे बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में स्थापित किया और यहाँ पे नियंत्रण बनाए रखा। कई प्रकार के सैनिक होते थे, स्थायी सेना, कुछ अस्थायी सेना, जिसे घोड़े अपने स्वयं के लाने होते कभी उनको, या कुछ सैनिक ऐसे होते थे जिनको राज्य की ओर से घोड़े प्राप्त होते। इस तरह से हम आगे जानेंगे राजस्व व्यवस्था के बारे में कि मुगलों की राजस्व व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। राजस्व व्यवस्था, उसमें आय के मुख्य रूप से कुछ साधन थे जिससे हम इसमें बांट सकते हैं कि खिराज, उस्र, जजिया, जकात, खुम्स, ये मुगल काल में जो लागू कर थे वो थे मुख्यतः। इसके अलावा चोंगी, ये खिराज होता था, ये हिंदुओं से जो कृषि कर वसूल किया जाता था वो होता था, जो किसानों की आय का 1/2 से लेकर के 1/3 तक होता। उस्र होता था वो मुस्लिम किसानों से वसूल किया जाता, जो 1/10वां भाग होता। जजिया होता था हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से जो तीर्थ यात्राएं की जाती थी, या उनके अन्य जो धर्म होता था गैर मुस्लिम, उनसे उनके जीवन की सुरक्षा के लिए जो कर वसूल किया जाता था वो होता था जजिया। जकात होता था कि प्रत्येक मुस्लिम जो सक्षम है उसे अपनी आय का 40वां भाग दान करना चाहिए। खुम्स, युद्ध में जो लूट का माल प्राप्त होता था वो होता था। और चोंगी, आयात और निर्यात जो शुल्क होता है वो होता था। और सबसे अंत में है न्याय व्यवस्था। मुगल कालीन जो न्याय व्यवस्था थी वो प्रांतीय ग्रामीण स्तर से ही प्रारंभ हो जाती है, और न्याय व्यवस्था में जैसे गांव में चौधरी खूत मुकद्दम है, फिर नगर में सिकदार वगैरह है, और नगर में कोतवाल है, परगने में सिकदार है, और सरकार में फौजदार है। इसके अलावा प्रांत में प्रांतीय काजी है, और केंद्र में प्रधान काजी है। ये न्याय प्रदान करने का कार्य करते। और इनके अलावा भी जो अंतिम स्तर पर न्याय के लिए फरियाद की जा सकती थी वो था सुल्तान।
अब हम जानते हैं मुगलकालीन कृषि के बारे में। मुगलकालीन कृषि व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। और इस समय मुगल काल में जो कृषि होती थी, उस समय जो भूमि थी वो 4 प्रकार की थी। पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर, भूमि के 4 प्रकार। पोलज भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, जिसमें प्रतिवर्ष 2 फसलें पैदा की जा सकती हैं। पड़ती भूमि होती थी, इसको 1 साल कृषि करने के बाद में उसको 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाना पड़ेगा ताकि वो अपना उपजाऊपन प्राप्त कर सके। चाचर भूमि होती है जिसको 3 से 4 साल के लिए हमें खाली छोड़ना, उस पर कृषि नहीं कर सकते। 1 साल कृषि की, 3 साल के लिए उसे खाली छोड़ा गया ताकि वो अपना उपजाऊपन प्राप्त कर सके। बंजर भूमि ऐसी होती थी जिसके ऊपर कृषि नहीं होती थी और कृषि जो कर था वो प्रजा पर 1/2 से लेकर के 1/3वां भाग तक लागू था। कुछ शासक इसमें कमी और बढ़ोतरी कर देते थे। सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध थी और जहाँ से सिंचाई की व्यवस्था थी, सिंचाई काम में, सिंचाई के लिए मान लीजिए कि जो राज्य की तरफ से यदि व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर उन किसानों से 1/10वां भाग वसूल किया जाएगा जो पानी और सिंचाई के लिए प्राप्त करें उसके बदले में। और ये भी था, भूमि की पैमाइश की जाती थी, भूमि के उसके उपजाऊपन के आधार पर उसका नाप किया जाता, उसका वर्गीकरण किया जाता, उसके आधार पर कर निर्धारित किए जाते थे। और ये ही मुगल साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन थी कृषि व्यवस्था। इसमें ही हम जानेंगे फिर मनसब, मनसबदारी व्यवस्था। और ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती थी कि अकबर ने क्या किया, मनसब प्रदान किया और मनसब की शुरुआत की थी। और अकबर ने क्या किया कि उनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको मनसब प्रदान करना शुरू किया, जो 10 से लेकर के प्रारंभ में 10,000 तक होता था। छोटे अधिकारी को 10, 20, 30, 40, 50, 100 मनसब प्राप्त होते, जबकि जो राज परिवार के जो युवराज होते या राजा का भाई बंधु होता उसको 10,000 तक का मनसब प्रदान किया जाता था। और इसमें एक तरह से ये मनसब का अर्थ ही होता था पद या श्रेणी। जिसको जितना बड़ा मनसब प्राप्त है उसका पद उतना ही बड़ा होता था, और जिसको कम मनसब प्राप्त है उसका जो मान लीजिए कि पद छोटा है। इसी तरह से जो हिंदू थे, हिंदुओं में भी जो मानसिंह था, मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब प्रदान किया। ये एकमात्र था हिंदू जिसको इतना बड़ा मनसब किसी राज परिवार के सदस्य के अतिरिक्त प्रदान किया गया है। फिर 1595-96 में जाकर के अकबर ने इसमें जात व सवार ये वाला सिस्टम लागू किया। और इसमें क्या होता था कि जात और सवार में भी पदक्रम के आधार पर ही होता था। इसमें उसने 3 श्रेणियां बांट दी जात और सवार में, और वो 3 श्रेणियां ये होती थी कि जिस मनसबदार को 5,000 जात और 5,000 ही सवार। सवार से मतलब उसके अधीन जो घुड़सवार है, ये तो वेतन से संबंधित होता, और सवार उसके अधीन घुड़सवार। 5,000 का जात प्राप्त है उससे अधिक, और 5,000 सवार के उसके अधीन है, तो वो प्रथम श्रेणी का कर्मचारी होता। फिर इसके अलावा जिसके पास, जिस घुड़सवार के पास या जिस सेनानायक के पास 2,500 तो उसका जात है, और 2,500 से 5,000 के बीच में उसके पास में घुड़सवार है, वो सेकंड श्रेणी का कर्मचारी होता। और जिसके पास में
2500 से नीचे जात और सवारों की संख्या है माइनस में, वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होता। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियां अकबर ने ये बांट दी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मुगलकालीन व्यापार वाणिज्य है, और व्यापार वाणिज्य में हमें जानेंगे कि यहाँ पे व्यापार आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार, ये दोनों प्रकार का व्यापार होता। आंतरिक व्यापार तो भारत के जो प्रमुख नगर थे, पाकिस्तान के जो प्रमुख नगर थे उनमें होता, जो थलीय मार्ग से होता। विदेशी व्यापार जो अरब प्रायद्वीप है और दक्षिण भारत के जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसके जो द्वीप समूह उनसे जो व्यापार होता वो विदेशी व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से। इसके अलावा थलीय मार्ग से भी विदेशी व्यापार होता, अफगानिस्तान जो अरब प्रदेश हैं उनसे। और इसमें जो मुख्य विदेशी व्यापार होता था वो गुजरात और बंगाल राज्य से होता था। ये यहाँ पे ही सबसे बड़े केंद्र थे। और इसमें ये भी है कि बड़े बड़े जहाज़ों से आयात और निर्यात होता, और भारत से जो आयात होने वाली वस्तुएं थी भारत में वो सोना, चांदी, रेशम, भोग विलास की सामग्री, बर्तन वगैरह, हीरे जवाहरात वगैरह, सोने चांदी, ये सब आयात की जाती। और जो विदेशों को निर्यात की जाती थी उसमें अफीम है, रुई है, नील है, मलमल है, जवाहरात हैं, बहुमूल्य पत्थर है, और सबसे मुख्य मसाले हैं और जीव जंतु हैं, ये भी निर्यात की जाती थी। और भारत में मुगल काल में आय से, ये व्यापार से बहुत अधिक आय होती थी। और भारत में मुख्य रूप से यूरोपियन देशों से व्यापार प्रारंभ हो गया था मुगल काल में, जिसमें जो अंग्रेज हैं उनसे सबसे पहले पुर्तगाली थे, पुर्तगाली आए और उन्होंने गोवा में अपना केंद्र स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों के बाद में यहाँ पे मुगल काल में ही 1498 में तो पुर्तगाली आ जाते हैं, और 1602 ईस्वी में यहाँ पे डच आ जाते हैं, 1608 में अंग्रेज आ जाते हैं, 1664 में फ्रांसीसी आ जाते हैं। तो उनका भी क्रम यहाँ पे प्रारंभ हो गया और उनसे भी व्यापार प्रारंभ हो जाता है। अब हम जानेंगे जनता की सामाजिक स्थिति कैसी थी। समाज था उसमें मुख्य रूप से मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम थे, और इसमें भी सम्राट और अमीर जो वर्ग होता था, अधिकारी जो वर्ग होता था, वो तो अपना ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करते, एक से अधिक पत्नियां रखते और खूब भोग विलास में डूबे रहते। इसके अलावा जो मध्यम श्रेणी के लोग थे, मध्यम श्रेणी में व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और दुकानदार हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, ये सब मध्यम श्रेणी में आते। और निम्न श्रेणी में मजदूर, किसान, ये निम्न श्रेणी के अधिक, ये मान लीजिए कि प्रजा जो लोग थे, किसान है, मजदूर है, दस्तकार है, नौकर है, दास हैं, दास, नौकर, मजदूर, श्रमिक, ये सबसे कमजोर वर्ग होता था, सबसे गरीब वर्ग होता था। और इसी समय जनता की स्थिति में हम स्त्रियों की दशा को जानेंगे कि प्रथा प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, बाल विवाह यहाँ पे होता था, बहुविवाह यहाँ पे होता था। कुछ मामलों में यहाँ पे जो राज परिवार की स्त्रियां थी, उच्च परिवार की स्त्रियां थी, वो आदर्श जीवन व्यतीत करती और वो पढ़ाई लिखाई भी करती थी। वेशभूषा और आभूषण बहुत ही अलंकृत होते थे। सामान्य लोग हैं वो सामान्य प्रकार के वस्त्र धारण करते, जबकि अमीर लोग अच्छे प्रकार के वस्त्र, कढ़ाई वाले वस्त्र, सोने चांदी के तारों का जिसमें प्रयोग होता उस प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते। मनोरंजन का जो साधन था मुगल काल में वो ये था पोलो, घोड़े पर और हाथी पर पोलो खेला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो पोलो खेलते हुए गिर गया घोड़े से और उसकी मृत्यु हो गई। घोड़ों की दौड़ ये भी मनोरंजन का प्रमुख साधन है। साथ साथ ताश जो खेला जाता है आज भी प्रचलित है, वो भी मुगल काल में खेला जाता। शतरंज है,
चौपड़ है, ये भी मुगल काल का प्रसिद्ध मनोरंजन का साधन है। कुश्ती, कुश्ती तो भारत का एक प्राचीन खेल ही है, मान लीजिए, ये भी मनोरंजन करता था। इसके अलावा जो तमाशे हैं, नाच गान है और उत्सव वगैरह का आयोजन है, और उत्सव के दौरान ही बाजार और बाजारों में रौनक आती है त्योहारों के समय, तो वो भी एक मनोरंजन का साधन होता है। साथ ही साथ इन समय का जो खान पान था सामान्य था, जिसमें दूध, दही, घी, चावल, गेहूं, इन सब का प्रयोग किया जाता, सब्जियों का प्रयोग किया जाता। शराब का, उच्च वर्ग का जो मुख्य पेय साधन था वो पानी के बाद में शराब ही था, जो सबसे ज्यादा पी जाती थी। नशीले पदार्थों का भी जो अमीर वर्ग था और मुस्लिम वर्ग है उसकी महिलाएं भी नशीले जो सुपारी वगैरह हैं, पान वगैरह हैं और अन्य जो तंबाकू वगैरह है उसका प्रयोग प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है और मुगल काल में भी ये जारी रहा, यहाँ पे भारत में भी। तो इस प्रकार से ये था मुगलकालीन सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में जो स्त्रियों की दशा है, लोगों की श्रेणियां हैं, उच्च श्रेणी अच्छा जीवन व्यतीत करती, मध्यम श्रेणी सामान्य प्रकार का जीवन, और निम्न श्रेणी बहुत ही कठिनता से अपना जीवन व्यतीत करती थी। और इसी में ही मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन थे। तो ये थी मुगलकालीन जो शासन व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है, व्यापार वाणिज्य है, सामाजिक स्थिति है, उन सब का हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ अपना ये जो बीए पार्ट द्वितीय है उसका जो प्रथम पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, वह समाप्त होता है। और अगली कक्षा में हम बीए पार्ट द्वितीय उसमें जो राजस्थान का इतिहास है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।